हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का। इस वीडियो में आवाज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, समझने में शायद दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुझे मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। उम्मीद है आप समझेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस बार की तैयारी हर साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस साल के लिए अलग रणनीति की आवश्यकता होगी आपके लिए, और उसके लिए दो बातें हैं कि ऐसा क्यों है, बाकी बोर्ड एग्ज़ाम्स से इस साल क्यों अलग है। पहली बात कि आपके सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, और दूसरी बात कि नया ब्लूप्रिंट आया है। तो नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम जो यूनिट 4 में हैं, इस यूनिट से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हालांकि पहले भी इस पार्ट से बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, कभी कभी आ जाया करता था, थ्योरी ही इम्पोर्टेंट रहता था। फिर भी कभी कभी कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट एग्ज़ाम में आ जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि 3 नंबर का ही मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें से, तो 3 नंबर के लिए देखिए बड़ा कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाने को दे सकता आपको, है ना। जनरल सी बात है, आपको एक बड़ा सा कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो नहीं देगा, ठीक है ना। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, और बाई चांस अगर वो एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप कर भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स हैं। एक क्वेश्चन उम्मीद है कि चैप्टर 9 से होगा और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 10 से होगा, और मैं श्योर हूँ कि चैप्टर 9 से थ्योरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। और चैप्टर 10 से बाई चांस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट एक ईजी सा छोटा सा दे सकता है। तो वहाँ आपके पास चॉइस होगा कि अगर आपको कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट आपको नहीं भी करना तो चैप्टर 9 से जो थ्योरी आया होगा आप उसे लिख पाएंगे, क्योंकि 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आने हैं ना। तो आप अपना लॉजिक लगाइए, आपसे बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पार्ट से, इस लेसन से नहीं पूछने वाला। फिर भी सीखना ज़रूरी है, हर बार कोविड नहीं होगा, फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो आप सीखिए कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, और यदि आ भी जाता है एग्ज़ाम में छोटे से या नॉर्मल सा एक कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट तो आप बना पाएंगे। ओके, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन 4, जो कि चैप्टर 10 से है शिवलाल की बुक के अनुसार। निम्न सूचनाओं के द्वारा तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। हमें ये कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, बाकी क्वेश्चन से क्या अलग है, मैं आपको यही दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप क्वेश्चन 3 में देखोगे ना तो सारा कुछ अमाउंट आपको दिया हुआ है कि रिवेन्यू कितना था या कॉस्ट कितना था, इनकम कितना था, इनकम टैक्स कितना था, सब कुछ दिया हुआ है ना। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ ना दिया नहीं हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ है, हमें फाइंड करना होता है। तो जब पुराने ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन पेपर बनता था तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है ना। तो हालांकि ये 3 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं। 60% ऑफ रिवेन्यू, तो इसको हमें फाइंड करना होता है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है। मैं सीधे आपको इसके सॉल्यूशन पर ले चलता हूँ। इसको सॉल्यूशन मैं पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ इस लेसन के बारे में, और भी कुछ बातें। यहाँ मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो आपने देखा ना, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जब आप सॉल्व करें तो कुछ बातें दिमाग में रखें। क्या बातें दिमाग में रखेंगे आप, कि आप ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज़ें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आप समझते हो। खैर, हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे हों तो आपको लिखना होता है, हर क्वेश्चन में क्या होता है ना, रिवेन्यू दी गई होती है। किसी क्वेश्चन में इस तरह से रिवेन्यू लिखा हुआ होगा, या फिर किसी क्वेश्चन में रिवेन्यू नहीं लिखकर नेट सेल्स लिख देगा, ठीक है। तो उससे आप समझ लें कि दोनों सिमिलर है, नेट सेल्स बोले तो भी या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो भी। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
सबसे पहले आप लिख लीजिए, ऑन द टॉप आप लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कभी कभी नेट सेल्स दिया होता है तो यहाँ पर हम नेट सेल्स लिखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिर नहीं लिखेंगे। कई बच्चे या कई टीचर्स इसको सीरियल नंबर देकर भी करते हैं, जैसे कि इसको ए दे दिया, सेकंड जो लिखेंगे उसको बी दे दिया, ए और बी को अगर माइनस कर रहे हैं तो ए माइनस बी लिख दिया। आप वैसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। कई लोगों को वो कंफ्यूजिंग लगता है, ए बी सी डी किसको किस में से माइनस करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता वो सीरियल नंबर आपके देना, किसी एग्जाम्पल में भी आपके बुक में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वैसा करते हैं जिन्हें जिस तरह से अच्छा लगता है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईजी वे में देखिए कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2017 में। ये देखो पी वाई, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर और इसका मतलब है करंट ईयर, सी वाई मतलब करंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 2017। अगर यहाँ क्वेश्चन पेपर में यहाँ 2020 दिया रहेगा तो आप 2020 लिखोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर, और 2021 दिया रहेगा तो वो हमारा करंट ईयर हो जाएगा। 2 लाख रुपए दिया हुआ है तो 2 लाख रुपए हम यहाँ लिख देंगे। 2018 में कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख लिख देंगे। अब देखिए एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है कि 2017 में जो हमने रिवेन्यू अर्न किया था, मतलब जो हमने पैसे कमाए थे वो था 2 लाख, और 2018 में कितना कमाया 3 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज हमेशा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, फॉर्मूला बेस याद रख लें कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, करंट ईयर वैल्यू ऑफ द करंट ईयर माइनस वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर। 3 लाख में से हम 2 लाख घटाएंगे, ना कि 2 लाख में से 3 लाख, है ना। तो 3 लाख में से 2 लाख घटाओगे तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम 3 लाख में से 2 लाख घटा रहे हैं ना। याद रखें, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऐसे निकाला जाता है एब्सोल्यूट चेंज। आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि लिखना जरूरी नहीं होता फॉर्मूला, इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट फिगर ऑफ द करंट ईयर माइनस फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसमें से इसको, नए वर्ष में से पुराना वर्ष। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये परसेंटेज चेंज कैसे आता है। परसेंटेज चेंज के लिए भी एक फॉर्मूला है जो आपने, उम्मीद है कि याद कर लिया होगा, याद होगा आपको ये फॉर्मूला। मैं आपको ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। आप फॉर्मूला समझ ले, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन, मतलब बटे, फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब हिंदी में ये सूत्र बनता है, ये 100 इंटू हो रहा है, हिंदी में ये सूत्र बनता है, अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ, शुद्ध परिवर्तन बटे गत वर्ष की संख्या गुना 100। तो ये हम कहाँ से वैल्यू लेते हैं ये एक बार सीख लीजिए आप, चाहे टाइम लग जाए। एब्सोल्यूट चेंज आप यहाँ से लोगे। देखो एब्सोल्यूट चेंज हमारा क्या है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, और प्रीवियस ईयर का फिगर क्या है 2 लाख रुपीज़, और 100 से इंटू होना है। एकदम सिंपल, जो परसेंटेज आएगा वो यहाँ लिख देते हैं ना। मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ, इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करें आप, अब जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये आप नोट में भी कर सकते हैं, फेयर नोट, जस्ट आपके जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना उसके बाद। हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता, आप चाहें तो इसको रफली भी कर सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये फेयर में करके दिखाएं, लेकिन मेरा कहना है कि आपको ना लगभग टाइम उतना ही लगता है, चाहे आप फेयर में करो या रफ में करो, टाइम आपको उतना ही लगना होता है। ठीक है, तो आप इसे फेयर में करें, स्पेशली जो कुछ खास होते हैं ना, जैसे कि ग्रोस प्रॉफिट का या प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, ये तो आपके नोट में हो तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आपको टाइम और मेहनत उतनी लगनी है, तो क्यों हम रफ में करें। तो मैं भी आपको यहीं पर करके बताऊंगा, बाकी आपकी इच्छा। तो देखें, फर्स्ट वाला हम टाइटल डाल देते हैं, कि नहीं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ना बाद में। हम किसका फाइंड कर रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल्स भी कई बार लिखा गया होता है, इसको फाइंड कर रहा हूँ ना मैं। तो मेरा एब्सोल्यूट चेंज क्या आया था, देखिए मैं दिखा रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ ना, तो 1 लाख रुपीज़ ऊपर लिख देंगे अपॉन फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर देखिए 2 लाख रुपीज़, और इंटू कर दें 100 से। चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दें, काट दें आप 0 से 0, फिर ऊपर देखिए 1 2 3 1 2 3, 2 से करिए 2 पचे 10 और ये एक 0, जो वैल्यू आएगी परसेंट में, क्योंकि 100 से इंटू हो रहा है। तो देखिए जो 50% आया वो हमने लिख दिया यहाँ पर 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना होता है आपको, आराम से समझ लीजिए आप, एक बार आप समझ गए ना तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट बना पाएंगे। देखिए मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, आपके पास बुक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उपभोग किए गए माल की लागत, इंग्लिश में होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कहीं कहीं इसको ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा होता है। आप चाहें तो हमेशा इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखें अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो, है ना। तो इसका सेम मीनिंग होता है ना, सिमिलर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो आप लिखना चाहें आपके ऊपर है। हमें कह रहा है 60% ऑफ रिवेन्यू। अब रिवेन्यू कहाँ दे रखा है, ये रहा रिवेन्यू, मतलब इसका 60% लेना होगा आपको। 70% ऑफ रिवेन्यू बोल रहा है, रिवेन्यू कितना है 3 लाख रुपीज़, जिस साल का रिवेन्यू है उसका 70% ना, तो ये 2018 का है, तो इस 3 लाख का 70% निकालोगे, इसमें 2 लाख का 60% निकालोगे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। अब ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो भी कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट हो या एक्सपेंसेस हो, उसको हमेशा माइनस किया जाता है। ये तो आपको पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं ना, तो सेल्स में से या रिवेन्यू में से आप याद रख लें कि जो कॉस्ट होता है मतलब लागत, और जो व्यय होता है मतलब एक्सपेंसेस, ये हमेशा लेस करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये रिवेन्यू रहा आपका, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो इसमें से माइनस ही करोगे ना। एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रोस प्रॉफिट का सूत्र था, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला था कि ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया जाता है नेट सेल्स में से। तो मैंने आपको बताया रिवेन्यू मतलब नेट सेल्स ही होता है, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये 11th का फॉर्मूला है। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला है आपका। इसके और भी फार्मूलाज थे लेकिन ये फार्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें से लेस कर देते हैं अपन। क्या लेस करेंगे हम लोग लेस करेंगे, लेस कोष्टक में हम माइनस भी डाल देते हैं। क्या माइनस कर रहे हो आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है इसको। क्या बोला था हमको क्वेश्चन में, अभी आपको दिखाया था रिवेन्यू का 60%। अब इसको ओरली कर सकते हो, एकदम सिंपल, ठीक है। रिवेन्यू का 60%, इसका 60% जब आप फाइंड करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से फाइंड करते हैं। एक बार आप समझ जाओगे ना तो फिर ओरली भी कर पाओगे, ठीक है। देखिए कैसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, रफ में दिखा रहा हूँ, ये रफ है, आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे फेयर में करें। तो ये 2 लाख है, इसका 60% ऐसे निकालते हैं, का मतलब इंटू 60%। 0 से 0 कैंसिल, 6 बज गया, 6 दूनी 12, और जो जीरोस है ना वो उसके साथ लगा दे, तो 4 जीरोस हैं, 1,20,000, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या करना चाहिए हमें, ओरली कैसे कर सकते थे, 60% कर रहे हो काउंट, परसेंट के लिए आप नीचे 2 जीरो मतलब 100 लगाने वाले हो, 2 जीरो इसमें से कैंसिल कर दिया करो, 6 से इंटू कर दो, 6 दूनी 12 और 1 जीरो बढ़ा दिया करो। ओरली कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इस तरह से रफ में कर लें, जो मैंने आपको दिखाया ना ऐसे कर लें। तो आपने देखा कि 60% कितना हो गया, 1,20,000। उसके बाद इसका ऐसे ही कर लें, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 70% बोला था ना, तो 7 दिया 21, मतलब 2,10,000, ठीक है। आप करके देख लेना, उतना ही आएगा। ये कहाँ से आता है एब्सोल्यूट चेंज, माइनस करके, ये आपको पता होगा
कहाँ से माइनस करते हैं? एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करेंट फिगर ऑफ द करेंट ईयर माइनस फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 2,10,000 में से 1,20,000 घटाएं। आप डायरेक्टली घटा सकते हो, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आप 12th क्लास में हो, ठीक है। और नहीं तो आपको रफ में करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग होगा, है ना। आप स्मार्ट बनिए। 1,20,000 घटाएंगे तो क्या करें आप, इसको पहले 2 लाख बनाने के लिए आपको कितना और डालना पड़ेगा, इस तरह से सोच सकते हैं आप। 80,000, 80,000 डाल दिया आपने, 2 लाख बन गया। और 2 लाख से ऊपर कितना है, 10, 80 और 10 90, 90,000 आ गया। आप चाहें तो जैसे माइनस करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन डायरेक्ट इस तरह से माइनस किया जा सकता है कि 80 डालने से 2 लाख बन जाएगा और 10 मतलब कि 90, 80 और 10 90। अब इसका भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी परसेंटेज चेंज निकालना होगा, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट होता है ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन आप हर लाइन का निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको, यहाँ नोट में दिखा चुका था कि कैसे निकालते हैं। आप चाहें तो इसको रफली भी निकाल सकते हैं या ऐसे ही नोट को आगे बढ़ाते जाएं, है ना। अगर मैं सारा चीज़ यहाँ करके दिखाऊंगा तो क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने एक आपको ये फॉर एग्जांपल करके दिखा दिया था। सबका परसेंटेज आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। आप ये खुद कर लेंगे। तो जब आप इसको फाइंड करोगे ना तो ये आ जाएगा 75%, ओके। 75% आप फाइंड करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना होता है, जब आप दो जो मदें होती है ना, 2 आइटम्स होते हैं, वो लिख चुके हो ना, तो क्या करें, आप स्केल से लाइन बनाएं। कहाँ बनाओगे, सिर्फ जिसमें आपने अमाउंट लिखा हुआ है, बाकी को ओपनली छोड़ दें। ये हम बनाएंगे यहाँ पर, ओके। जहाँ आपके नंबर्स हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और एब्सोल्यूट चेंज, सिर्फ इसको कवर करें आप 1 लाइन से। इसके बाद क्या करना है, लेस लिखा था तो लेस करना है, एकदम इजी सा है। लेस लिखा था ना, आप लेस करिए। 2 लाख में से 1,20,000 घटा दीजिए, फिर से वैसे ही 80,000 आ जाएगा। सिंपल है आपके लिए, एकदम आसान है। 80,000 लिखिए, ठीक। यहाँ घटाइए, 90,000 आ जाएगा, आएगा ना, 90,000 डाल दीजिए। आप लेस करके देख लेंगे। यहाँ से माइनस करिए, 1 लाख में से 90,000 जाएगा, 10,000 बचेगा। सिंपल सा इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और आपको यहाँ मैं बता दूँ, अब एग्ज़ाम में क्या होते हैं, एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, उसमें आंसर तो दी नहीं होती। कैसे चलेगा आपको, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ जो आता है ना एब्सोल्यूट चेंज, जब आप माइनस करते हो, लेस करते हो, 1 लाख में से 90,000 घटा के देखिए 10,000 आ रहा है। इधर से भी जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 90 माइनस 80, 10,000, दोनों तरफ से उतना ही आना चाहिए। मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी उतना ही आना चाहिए जितना इधर से इधर माइनस करोगे। तो देखिए दोनों तरफ से उतना आ रहा है। 1 लाख में से 90,000 घटाओगे 10,000, 90,000 में से 80,000 घटाओगे फिर भी 10,000, इक्वल है ना। मतलब हमने जो किया वो सही किया। और जो माइनस करके आया वो क्या हो गया, मैंने आपको बताया था 11th में फॉर्मूला, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब ये ग्रोस प्रॉफिट है, ये जो आया ये क्या है, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट हो गया। अब इसका भी आपको परसेंटेज फाइंड करना होगा, ठीक। मैं फिलहाल परसेंटेज को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे परसेंटेज फाइंड करें। मैं नेक्स्ट लेकर चल रहा हूँ आपके लिए। ग्रोस प्रॉफिट जब आप फाइंड कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन में देखो कि आगे क्या दिया हुआ है। हमें दिया है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी कॉस्ट हो या एक्सपेंसेस हो उसको लेस करते हैं। ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है 40,000 और 36,000 मतलब 36,000, ये आप लेस करो। अब लेस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट में से। हम क्या करेंगे, फिर से लिख देंगे लेस। क्या लिखेंगे हम लोग, लेस कर रहे हैं तो लेस लिखेंगे, एकदम इजी। क्या लेस कर रहे हैं हम लोग, अदर एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं ना, अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस कितना था, 40,000 और इधर था 36,000। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है जो बाकी क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए करंट ईयर में वैल्यू ज़्यादा थी 3 लाख 2 लाख, यहाँ भी करंट ईयर में वैल्यू ज़्यादा थी 2,10,000 1,20,000, यहाँ भी करंट ईयर में वैल्यू ज़्यादा थी 90,000 80,000। लेकिन यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर में ज़्यादा थी, करंट ईयर में कम।
ये नेगेटिव चीज़ होता है, ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। क्योंकि जैसे जैसे वर्ष बढ़ता है ना, 18 से 19, 19 से 20, तो वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, ये माना जाता है। किसी भी चीज़ की वैल्यू, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, प्रॉफिट हो, सेल्स हो, हर चीज़ बढ़नी चाहिए, है ना। परिवर्तन होता है ना टाइम के साथ, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो टाइम के साथ चेंज आता है, तो पॉजिटिव चेंज क्या होता है कि बढ़ना चाहिए। 40 था तो इधर 41, 42, 43 कुछ हो जाता, पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव हो गया। तो जब ऐसा हो ना कि कम आ जाए, तो आप क्या करें, उसको ब्रैकेट में डाल लें। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, ये जो 40,000 में से 36,000, आप फॉर्मूला क्या कहता है आप बताओ, मैथ्स जानते हो आप। फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया था, करंट ईयर की वैल्यू में से माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू। तो फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। 36,000 में से 40,000 घटाएंगे, आपको पता है कि छोटे संख्या में से बड़ा संख्या घट रहा है, मतलब वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी। तो यहाँ आपको माइनस या तो आप लगा सकते हो, माइनस में लिख सकते हैं 4,000, या ये ऐसे ब्रैकेट में डाल दे। तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ समझा जाता है नेगेटिव, मतलब माइनस। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में 4,000 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको -4,000 भी लिख सकते थे। ये ब्रैकेट क्या शो करेगा, ब्रैकेट शो करता है यहाँ पर माइनस को, कि ये जो आंसर आया ना हमारा माइनस में आया है, ठीक है। अब देखो दो वैल्यू हो गई ना, दो वैल्यू हो गई। आप फिर से इसको लाइन बनाइए, ये लाइन बनाया हमने, और जो वैल्यू आएगी इसको घटाने के बाद, और अदर एक्सपेंसेस घटाया ना हमने, अदर एक्सपेंसेस घटाने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद रखना है आपको, या आप ऐसे समझ लें कि जब मैं टैक्स लिखूंगा उससे पहले जो भी वैल्यू आएगी टैक्स लिखने के पहले, उसके सामने मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टैक्स लिखने से पहले जो भी वैल्यू दी गई रहेगी उसके सामने मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 80,000 में से 40,000 घटाइए आप, कितना आ जाएगा 40,000। 90,000 में से 36,000 घटाइए, तो इसको 40 मानकर घटा लीजिए, है ना। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि 90 में से 40 घटा रहे हैं, 4 ज़्यादा घटाया आपने, याद रखना। तो कितना बच गया 50,000। अब 50,000 बच रहा है, लेकिन 4 ज़्यादा घटाया था ना आपने, वापस 4 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 54,000। ठीक है, सिंपल। मैंने कैसे डायरेक्ट घटाया, मैंने 36 को 40 मान लिया, राउंड फिगर ले लें आप, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू। तो 90,000 में से 40 घटा दिया, 4 ज़्यादा घटाया था ना मैंने, 40 घटाने पे 50 बचा, 50,000। उसमें वापस से 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने ज़्यादा घटा दिया था, वापस लौटा दो उसको 4,000, 54,000 आ गया। अब ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर में 40 है और करंट ईयर में 54 है, ठीक है, ज़्यादा है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपको कोष्टक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप यहाँ से भी देखें, 10,000 में से 4,000 घटाओगे, लेकिन एक बात बताइए आप, 10,000 में से 4,000 घटाएंगे, सही बात है। लेकिन जब मैथ्स का रूल लागू करोगे तो ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस में है, और आप माइनस करने के लिए एक माइनस लगाओगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। ये कोष्टक के बाहर भी तो मैं एक माइनस लगाऊंगा ना, 10,000 में से माइनस करूंगा 4,000, तो और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस दे रखा है। मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, फिर भी आप शायद आपको दिक्कत हो, अगर मैथ्स में थोड़े से प्रॉब्लम है आपको। तो 10,000 ये है ना, इसमें से माइनस कर रहे हैं आप, क्या माइनस कर रहे हैं 4,000। ये 4,000 पहले से माइनस, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट शो करता है माइनस को। आप चाहे तो अपने सॉल्यूशन में भी माइनस लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगाएं, ब्रैकेट ही माइनस को शो करता है। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10,000 प्लस 4,000, 14,000 हो जाएगा। देखिए रूल फॉलो हो रहा है, 14,000 आ रहा है। कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में, यहाँ से देखिए 54,000 में से 40,000 घटेगा, 14,000 आएगा, आएगा। इधर से भी 14 आ रहा है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि 10 में से 4 घटा तो 6, तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाना है। यहाँ पर पहले से माइनस दे रखा है ना, तो प्लस हो गया। तो 10 और 4 14, इधर से भी घटाकर 14। सही चल रहा है अभी सब कुछ, बिल्कुल सही चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है, अब देखिए क्वेश्चन में एक ही चीज़ बचा हुआ है, अदर एक्सपेंसेस आप माइनस कर चुके हैं। अब क्या माइनस करना है आपको, इनकम टैक्स माइनस करना है। 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला है, और इसमें भी 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला है। तो 50% जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, उसका 50% निकालेंगे। 50% मतलब बिल्कुल सिंपल है, आधा। देखिए आप यहाँ पर क्या है, 40,000 है। पहले तो हम कर लेते हैं लेस। आपको पता है कि लेस किया जाता है जो भी टैक्सेस होते हैं ना, टैक्सेस, टैक्स क्या होता है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और कॉस्ट को क्या करना है, माइनस। तो लेस कर दें आप, लेस मतलब माइनस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स माइनस करें।
कितना इनकम टैक्स लगेगा बोला था? 50%। किसका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 40,000 का 50% आप अलग से रफ में भी फाइंड करोगे ना तो 20,000 आ जाएगा। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। 54,000 का आधा करोगे तो 27,000 आ जाएगा। 25 25 50, 27 27 54 होता है। 14,000 का आधा कर लीजिए आप, या फिर इधर से माइनस करके देख लीजिए, 7 ही आएगा। जैसे भी करो आप, 14,000 का 50% निकालोगे फिर भी 7,000 आएगा। 27 में से 20 घटेगा फिर भी 7,000 आएगा। समझ गए ना आप? तो जो भी वैल्यू हो उसकी 50%। चलो यहाँ 2 वैल्यू हो गई ना, लाइन बना लीजिए। चलो लेस करके देखते हैं क्या आता है। 40,000 में से 20,000 जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको? 20,000। यहाँ देखिए 54 में से 27 जाएगा, 27,000 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14,000 में से 7,000 गया, 7,000। ये जो लेस करके आया, क्योंकि इनकम टैक्स लग चुका है, अब सिंपल सी चीज़ है, इनकम टैक्स लग चुका है तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ना। तो इसके सामने लिख दोगे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स भी लिख सकते हो। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसके बाद तो कुछ दिया नहीं है, इसके नीचे आप डबल लाइनिंग लगाइए और फिर फाइनली इसको यहाँ से क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अब जो मैंने काम छोड़ दिया था, क्या करना होगा आपको? मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे परसेंट निकाल के दिखा दिया था आपको। आप सबका परसेंटेज निकालेंगे। ये जो ग्रोस प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 3 मेन होते हैं। चाहे तो आप सिर्फ इन 3 के परसेंटेज निकालें, बाकी के ना निकालें, ठीक है। ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये अधूरा सा लगता है जब हम सबका परसेंटेज नहीं निकालते हैं ना। हालांकि आंसर अपने यही होते हैं, ग्रोस प्रॉफिट का क्या परसेंट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या परसेंट आया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या परसेंट आया। लेकिन आप सबका वैल्यू फाइंड करें तो बेहतर होगा। ओके, तो आप खुद से करिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसके अगले भाग में ही कोशिश करता हूँ कि बाकी सारे परसेंटेज भी निकाल कर दिखा दूँ। चलिए मैं इसी वीडियो में आपको सारा परसेंटेज निकाल कर बता देता हूँ। चलिए ग्रोस प्रॉफिट का भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए एब्सोल्यूट चेंज क्या है आपका? 10,000। 10,000 लिख लीजिए ऊपर, इंटू 100 करना ही है आपको तो पहले ही लिख लीजिए। अपॉन में क्या होता है? फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, 80,000 रुपये, ये लिख लीजिए। और इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए। बहुत इजी होता है, आप सारे जीरो एक साथ गिन लीजिए। 4 जीरो नीचे कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर भी 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 इसके 2 इसके। अब डायरेक्ट आप 8 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं या छोटी संख्याओं से भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 8 का करते हैं ना। 8 एकम 8, 8 तो कैंसिल हो गया। यहाँ करें 8 एकम 8, 2 बच जाएगा ना। इमेजिन करिए 2 बचा हुआ है, उसके बाद एक ज़ीरो है, मतलब 20 हो गया। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए 20 के लिए। देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, 20 है ना, 8 दूनी 16 करोगे ना आप, 8 दूनी 16, 16 माइनस करोगे इसमें से तो 4 बच जाएगा ना, 4 बच जाएगा। और अब तो जीरोस है नहीं अपने पास, तो यहाँ डेसिमल लगाइए और इसके बदले यहाँ जीरो लोगे आप 4 के सामने, इमेजिन कर सकते हैं। और 8 का टेबल पढ़िए तो आ जाएगा आपका 8 पचे 40, 12.5%, ठीक है। 12.5 आपका ग्रोस प्रॉफिट का आ गया, ठीक। आप लिख लीजिए ग्रोस प्रॉफिट के सामने 12.5%। दिखा देता हूँ आपको 12.5%। ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस का भी निकाल लेंगे आप। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। परसेंटेज में आपको माइनस या प्लस का दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। उसमें शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि वो माइनस में तो कैसे करना है। तो 4th नंबर आप लिख लीजिए। आप इसे रफ में करोगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा, तो हम इसको स्पष्ट ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदर एक्सपेंसेस का आप फाइंड कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस शॉर्ट में लिख दिया हमने। 4,000 था आपका एब्सोल्यूट चेंज। माइनस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, वो लग गया है ऑलरेडी ना, तो अब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं। इंटू 100 अपॉन में 40,000, देखा आपने 10% ऑलरेडी वो माइनस में। आप चाहे तो जो 10% लिखोगे ना यहाँ पे, ये 10% लिख दो और इसे माइनस में डाल दो। ये परसेंटेज चेंज आया माइनस में, ठीक है।
ऑलरेडी। और कोई दिक्कत नहीं, जैसा निकाला वैसे ही निकाले, बस हमने माइनस लगा दिया उधर। देखिए इसके बाद वाला ना बहुत इजी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 2-3 बता दिया है, आप वैसे ही कर लें। 14,000 का 14,000 गुना 100 बटे 40,000 करोगे तो 35% आ जाएगा। सेम इसको करोगे तो 35%, और इसको भी करोगे तो सेम नंबर्स हैं, तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 20, 27, 7, 20, 27, 7 एक जैसा है, परसेंटेज भी एक जैसा आएगा। फाइनली आपका आंसर ये होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 35%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 35% और ग्रोस प्रॉफिट 12.5। ये आपका फाइनल आंसर होता है। बाकी परसेंटेज आप नहीं भी फाइंड करोगे ना तो चल जाएगा, ये बात याद रखें आप। ये 3 निकालना ज़रूरी होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझें। एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं, मैंने टफेस्ट क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, और इसमें कुछ टफ था नहीं। तो अगर ये समझ गए तो पूरा चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो आप समझ गए। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट इतना समझने से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसमें सबसे खास बात थी ये माइनस वाला, कि जब माइनस में आए तो उसको कैसे करते हैं, ये अदर एक्सपेंसेस वाला, इसको ध्यान में रखिएगा।